नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के? बढ़िया चल रही है तैयारी? तो ठीक है, बढ़िया चल रही हुई है। देखो, 2022 वाला क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं इससे पहले इस क्वेश्चन पेपर पे दो वीडियो बना चुका हूँ। एक बार तो पूरा पेपर ही करवा दिया था, एक बार 20-25 क्वेश्चन करवाए थे, बट आईपैड में पता नहीं कैसा इशू हुआ कि दोनों ही बार वीडियो जो है वो गैलरी में सेव ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ठीक है, अब करते हैं यार, दोबारा से बनाते हैं। तो मेहनत ज़्यादा लग गई इस वाले में, और मैं भी परेशान हो गया हूँ बार बार इसको करवा कर, क्योंकि मैं इसको, मेरा खुद का ये पेपर जो कम से कम 15-20 बार रिवाइज हो गया वो इस चक्कर में यार। बार बार मैं वही चीजें करवा रहा हूँ। तो ठीक है, अब करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे आते हैं सीधा। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दिए गए, तो यहाँ पे आईएमएफ दे दिया और एक वर्ल्ड बैंक दे दिया। ठीक है, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और क्रेडिट फैसिलिटी यानी पैसे के लेन देन की बात हो रही है, लोन देने की, ये सब चीजें इसमें है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका तो काम ही नहीं तीसरे स्टेटमेंट का। एशिया वो पर्टिकुलर रीजन की तरफ है, जहां पे दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन दिए गए, वहां पे छोटे इस तरह के बैंक का कोई काम होता नहीं जनरली। ठीक है, और रैपिड फाइनेंसिंग, त्वरित वर्ड, जहां पे भी आप देखोगे ना, वाइड लेवल पे जल्दी काम करना है, तो इस तरह का जो काम करता है वो आईएमएफ करता है। ठीक है, वो लोन प्रदान करता है, जैसे पाकिस्तान वगैरह को आईएमएफ लोन देता रहता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से होगा। अब आइए आगे, देखो, ये क्वेश्चन है और इसमें नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और री यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में बताया गया है। 365 जो है ना, पीटी 365 2024 वाली, उसमें ये अच्छे से दिया गया, तो मैं डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने डिटेल में बताया था और दोनों बार वीडियो डिलीट हो गई है, तो पूरा भी ठीक है। अभी आप वहां से इसको अच्छे से कर लेना, फिर भी दिक्कत आई तो मुझसे पूछ लेना आप। ठीक है, तो अपन इसको सीधा सीधा देखते हैं। अपन तीसरे स्टेटमेंट को देखेंगे सबसे पहले। अन्य देशों में, किन देशों की बात कर रहा है हमें तो नहीं पता, पर भारत के अलावा कोई अन्य देश है, दुनिया भर के इतने देशों में से कोई अन्य देश मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और ईर के बीच में जो वर्तमान जो डाइवर्जन उत्पन्न कर सकता है। तो ठीक है, मुद्रास्फीति के बीच का जो घरेलू जो इन्फ्लेशन में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है ना, इन्फ्लेशन जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में बढ़ने की प्रवृत्ति, जो वो नीर और रीढ़ के बीच में क्या करती है, डाइवर्जन उत्पन्न कर सकती है। कैन की बात कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट मान के तो सही करो। दूसरा क्या है कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को जब भी अपन काउंट करेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन ऐड होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन किस में ऐड होगा? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में। ठीक है, जब भी इसमें ऐड होगा, इन्फ्लेशन ऐड हो रहा है तभी तो मूल्य वृद्धि हो रही है। जब महंगाई है तो obvious सी बात, मूल्य वृद्धि हो रही है तभी तो महंगाई होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। जबकि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार नहीं लाता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत है। तो इस तरह से मैं इसमें एक और तीन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सब के बारे में विचार करना है। तो कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित संभावित रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकता है। देखो, इन्फ्लेशन है तो obvious सी बात है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है और मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि सरकार को चीजें अपनी बेचनी पड़ेगी, तो खरीद नहीं करनी, सेल करनी पड़ेगी। सेल करेगी सरकार तभी तो सरकार के पास, आरबीआई के पास पैसा आएगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे ही आप एक नंबर गलत करोगे तो आपका दो और तीन आंसर आ जाएगा। और क्या है कि यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है। डॉलर बेचेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा। ठीक है, सही बात है। और फिर आरबीआई से डॉलरों की खरीद की बात हो रही है, यूएस और यूरोपीय संघ से बाजार गिरती दरों के संदर्भ में, तो यहाँ पे भी ठीक है। और सकता है, कैन पॉजिटिव में जाता है हमेशा, तो यहाँ पे एक और दो, एक गलत होकर के दो और तीन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप, G20 कॉमन नेट फ्रेमवर्क के बारे में पूछा, तो यह G20 और पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित एक पहल है। ठीक है, तो एक एकदम नया सा इन्होंने क्या किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दे दिया G20 के साथ। तो G20 का G20 तो होगा ही होगा, एक नया सा है, तो नया सा वर्ड जब भी हमें सुना है तो उसको जनरली सही ही माना है, अपने को पॉजिटिव मान करके चलना है। ठीक है, और यह अधारणीय ऋण प्रदान करने वाले निम्न देश, निम्न आय वाले देश, जो वीएन सेक्शन हो गया, वीएन सेक्शन के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। पहल कह रहा है, पहल मैंने पहले बताया था, पहल वर्ड जहां भी आप देखोगे आप उसको पॉजिटिव मान करके चलोगे। ठीक है, तो इसमें एक और दो आपके दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आईआईबी के बारे में पूछा गया है, जो आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सीन क्या है इसमें, कि आईआईबी जो है, सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, बिल्कुल कम कर सकती है, तभी तो ये फायदेमंद होगा। ठीक है, आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लाभ है और अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तभी तो ऐसा कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर आगे कह रहा है कि आईआईबी पे प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ जो है वो दोनों कर योग्य नहीं, कर योग्य तो होने चाहिए ना, तभी तो सरकार को इससे फायदा होगा ना। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा है, अगर आप पूंजीगत लाभ पर अगर कर नहीं लोगे तो वैसे बात है, वो तो नुकसान जाएगा ना। तो इस तरह से इसमें एक और दो आपका सही हो जाएगा।
आगे आ रहे वाले क्वेश्चन को देखिए कि भारत में कार्य कर रही कोई भी विदेशी को संभावित वाली ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजोन हो गया, तो अमेजोन है जैसे, वो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये प्लेटफॉर्म बाजार स्थान के रूप में, बाजार स्थान की तरह ना कि मार्केट में, मार्केट की तरह अपने प्लेटफॉर्म को अपना माल बेचने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। लाइक क्या हो गया कि यू जैसे अमेजोन हो गया तो अपना सामान वो सिर्फ अमेजोन पर ही बेचेगा, मार्केट में नहीं बेचेगा। तो इससे बात ऑब्वियस सी बात नहीं, तो जो कंपटीशन है वो तो प्रभावित होगा ना, और मास लेवल पे प्रभावित होगा, म्यूचुअली प्रभावित होगा, मार्केट की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। और फिर आगे वाला कह रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जिससे मोनोपोली नहीं होगी, मोनोपोली नहीं होगी, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सीमित है, सीमित वर्ड जहां भी आप देखिए आप कोशिश करोगे कि उसके साथ हमेशा जाओ, पॉजिटिव मान करके चलो। अगर आपको डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार के बारे में ऐसा वर्ड देखिए इज लिमिटेड, तो आपने देखा है कि बार बार ये स्टेटमेंट जो है वो सही जाता ही जाता है, तो इस तरह से इसमें केवल दो जो है वो सही हो जाएगा। अब आइए आगे, कह रहा है कि रियल सेक्टर जो है वो कौन कौन से है इसमें, अर्थव्यवस्था के निर्माण में कौन का जो रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं, जो सीधा इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो किसान अपनी सॉरी अपनी फसलें काटता है, और जो कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़ों में बदलना, ये रियल सेक्टर है, ये डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये रियल सेक्टर से जुड़े हुए क्रियाकलाप है। जबकि जो वाणिज्यिक बैंक है, यानी फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, और कॉर्पोरेट निकाय है और बॉन्ड की बात हो रही है, तो ये दोनों जो है फाइनेंशियल सेक्टर है। कौन से सेक्टर है? फाइनेंशियल सेक्टर है। तो 3 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएंगे, 3 4 जहां पे भी आपको दिखे गलत करो, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आइए आगे, आगे वाले इस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं, अंग्रेजी में देखेंगे। ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष अंतरण को बताना है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, एक देश का दूसरे देश में, या एक देश की कंपनी का किसी दूसरे देश में होगा। ठीक है। कोई भारतीय कंपनी है, वो किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो, और अपने ही निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उसी बाहरी देश को, ठीक है, तो बाहरी निवेश किया और बाहरी कर दे रही है, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर तो ठीक है हुआ ही नहीं ना, सिर्फ टैक्स ही तो दिया, ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं इसमें। क्या ट्रांसफर तो यहाँ पर हुआ ही नहीं ना, ट्रांसफर होता तब इस बारे में हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, तो ट्रांसफर तो उन्हें टैक्स दिया है इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कोई विदेशी कंपनी है जिसने भारत में निवेश किया और निवेश से मिलने वाले लाभ पर आधारभूत देश को, तो जिस देश की कंपनी है उसी देश को कर दे रही है, तो इनडायरेक्ट थोड़ी ना हो रहा है, अपना जो बेस कंट्री जो उसी को डायरेक्ट वो टैक्स दे रही है, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं डायरेक्ट ट्रांसफर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। फिर भारतीय कोई कंपनी किसी बाहरी देश से मूर्त संपत्ति खरीदती है और उसका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है, प्राप्ति को भारत में अंतरित करती है, तो भारतीय कंपनी और भारत में अंतरित कर रही है, तो obvious सी बात ये भी डायरेक्ट ट्रांसफर ही है, ये भी नहीं होगा। जबकि आगे वाला जो क्या है कि एक विदेशी कंपनी और भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करता है, तो ये obvious सी बात है, ये विदेशी कंपनी और भारत यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। क्या स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे कि ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर्स डेराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यूज फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब आइए आगे, अब आगे वाले क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है कि एक संगठन या कंपनी के द्वारा व्यय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, तो नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। ऋण वित्तीयन को क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय बोलते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय जो है वो इक्विटी वित्तीयन को बोलते हैं। इक्विटी यानी पैसा, कैपिटल आपके पास आएगी ना, इक्विटी कैपिटल से संबंधित है, तो यूपीएससी यहाँ पे इंटरचेंज करती है। ठीक है, इंटरचेंज करेगी, तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो रहा है, तो केवल इसमें एक जो है आपका सही हो जाएगा। आगे वाले वाले क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करनी है, जो घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी, एक भाग पूछा है, ये नहीं लिखा कि 5%, 15%, 7.5% है ना, ये एक भाग लिखा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नीलामी से बाजार संबंधित दरों पर दिनांकित प्रतिभूति आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है, एक बड़ा घटक होती है, सबसे बड़ा नहीं, एक बड़ा घटक होती है, एक भाग होता है। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली क्या होते हैं? सही ही होते हैं। 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखोगे इसको अंग्रेजी में भी देखोगे आप, तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लार्ज लिखा हुआ, लार्जेस्ट कंपोनेंट लिखा हुआ, लार्ज कंपोनेंट लिखा हुआ ना, तो लार्ज तो ठीक है, कोई मात्रा हो सकती है, वो भी सी बात है। अब आगे आइए 11वें क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एच एन न्यायालय समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में अगर न्यायालय की अवमानना अधिनियम, देखो मैंने पहले क्या था, अधिनियम के साथ, ईयर के साथ अगर एक्ट दिया गया हो, समिति के साथ दिया गया हो, तो वो जनरल स्टेटमेंट पॉजिटिव मान करके आप सही करोगे। ठीक है उसको, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। भारत का संविधान देखो, जनरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस तरह के स्टेटमेंट अपने तो जनरली गलती किए थे ना, बट आगे पढ़ोगे इसको तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अवमानना के दंड प्रदान करने की शक्ति होती है, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आर्टिकल 124 ऐसा सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके बाद भी अपन पढ़ेंगे, तो अधिकारिता क्षेत्र में तो ये आता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हर बार भी वो गलत नहीं होता, सही पूछा है तो 1 और 2 जिसमें नहीं उसको रखो। 4 नंबर हमारा वैसे ही, सॉरी 3 नंबर तो वैसे ही गलत हो गया कि सीआरपीसी जो आईपीसी है उसको परिभाषित किया गया है, उसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, अलग से है वो। ठीक है, तो भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में अगर कानून बनने की शक्ति है, तो वो संसद के पास, तो बहुत ही जनरल सा बेसिक सा स्टेटमेंट है, मतलब बेसिक पॉलिटी का स्टेटमेंट है कि कोई भी कानून होगा उसको बनाने का अधिकार तो ऑब्वियस सी बात है संसद को होगा। ठीक है, अब आओ आगे,
भारत के संदर्भ में बात करनी तो सरकारी विधि अधिकारी जो होता है और जो विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं, किंतु अब यहाँ पे किंतु विंतु वाला जो मामला फंसता है, यूपीएससी का एग्जामिनर आपको बरगलाने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की और बहकाने की कोशिश करेगा, तो हमें भटकना और बहकना नहीं है। किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर क्यों माने, क्यों बाहर रखी गई है भाई? उन्होंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली गलत ही होते हैं, ठीक है। ये गलत है, वो अंदर रखेगा, या फिर इंटरचेंज कर दिया जाता है, या फिर आगे आगे वाला स्टेटमेंट गलत कर दिया जाता है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि जो बार काउंसिल जो होती है, इसको आप अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करो तो क्या कह रहा है कि बार काउंसिल है, उनके पास पावर होती है टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग द लीगल एजुकेशन और रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बार काउंसिल के पास ऐसे हो ही सकते हैं ना, बार काउंसिल है, लीगल एक्टिविटी से जुड़ी हुई, ऑब्वियस सी बात है, सारे वकील जज इसके अंडर में रहते हैं, तो ठीक है, तो ऐसा कर सकती है। तो ये ज्यादा सोचो मत इसमें, ठीक है, डोंट ओवर थिंक, ठीक है, गो थ्रू विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो ठीक है, इसको गलत करके और केवल दो यहाँ पे सही करो। अब आगे आओ, देखो क्या कह रहा है कि भारत का संविधान जो है, वो संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूरी सिफारिश की अपेक्षा होती है। नहीं, राष्ट्रपति से नहीं पूछा जाएगा भाई, क्यों पूछा जाएगा? जैसे एक नंबर गलत करोगे, दो और तीन आपका सही हो जाएगा। दो दो नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राष्ट्र अगर संशोधन हो गया है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा कि अनुमति दे, बिल्कुल बाध्यकारी होता है। और दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं उनमें क्या संयुक्त बैठक की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। ये सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा, दो और तीन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आइए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप अगर जब तक आप अगर आप बहुत तो एकदम उसमें श्योर नहीं हो तो गलत मान करके चलो, वही वाला सीन है। तो भारतीय संविधान में ऐसी कोई श्रेणियां नहीं दी गई हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभारी, ठीक है, लेकिन उप मंत्री वगैरह नहीं लिखा गया उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया, एक नंबर गलत हो गया, एक नंबर गलत हो गया। और फिर आगे कह रहा है कि संघ सरकार में मंत्री को जो कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके 15% से अधिक नियोजित होनी चाहिए, किसके सदस्यों से? लोकसभा के सदस्यों से। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकसभा और राज्य के संबंध में विधानसभा के सदस्यों से 15% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे मतलब? राजस्थान में जैसे 200 विधायक है राजस्थान में, तो विधानसभा सदस्य कितने? 200 हैं, तो 15% यानी कि 30 से ज्यादा यहाँ पर मंत्री नहीं होंगे, ठीक है, ये कहना चाहता है, मुख्यमंत्री को मिला करके। अब आइए आगे, इनमें से कौन सी है जो लोकसभा की एकमात्र शक्ति है? तो आपात की काल की घोषणा करना नहीं किसी भी सदन में हो सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना किसी भी सदन में चल सकता है, तो एक और तीन इसमें होगा नहीं, तो केवल दो बच गया कि अविश्वास प्रस्ताव है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, तो obvious सी बात है कि चुने हुए प्रतिनिधि जहां पर हो गए, अविश्वास प्रस्ताव वहां पर ही होगा। दल बदल विरोधी कानून के बारे में अगर बात करनी है, ठीक है, अगर दल बदल विरोधी कानून के बारे में अगर देखा जाए, तो ये कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई जो नॉमिनेटेड जो विधायक है, वो सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिल्कुल शामिल हो सकता है, 6 माह के बाद शामिल नहीं हो सकता, तो एक नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि कोई कानून समयावधि नहीं देता है, जिसके ये कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला भी निश्चित करना होता है, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है। ये बाकी एक बार में केस आया था, कोई मेघचंद्र वाद आया था मेरे ख्याल से, मेघचंद्र केस आया था, उसमें 3 महीने का ऐसा कुछ समय दिया गया था, ठीक है। बट इसमें ये वाला मामला आप इसको अच्छे से याद रखोगे कि ठीक है कि ये इसमें वो वही एक मानना नहीं मानना वो एक बात की बात है, बट इसमें ऐसा दल बदल वाला उसमें कुछ समय अवधि नहीं रहता, ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका। इसके बाद में आगे आइए और देखिए, कह रहा है कि भारत का जो महान्यायवादी और भारत का सोलिसिटर ही जनरली एकमात्र ओनली, ठीक है, ओनली, देखते हैं आप इसको गलत करना ही है वैसे। और आगे क्या है कि जिसे संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होती है। नहीं भाई, इन दोनों को क्यों होती है? और फिर दूसरा आपने पढ़ा है ना कि एजी के साथ कभी भी आपने सोलिसिटर जनरल को नहीं पढ़ा होगा, एसजी को कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। बाकी भी अधिकारी होते हैं, उनको भी बैठने की अनुमति होती है, कैग वगैरह भी तो आ ही सकते हैं ना, तो ठीक है, दोनों में एक नंबर गलत है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी जो अपना त्यागपत्र तब दे सकता है जो सरकार उसे जिसने उसको नियुक्त किया इस्तीफा देनी है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बहुत इजी स्टेटमेंट है, तो उसमें कुछ सोचने वाली चीजें नहीं है कि आपको आता है तो आता है, नहीं है तो ठीक है, गो थ्रू विद इट वाला मामला है, ठीक है। अब आगे आइए, आगे क्या है भाई, कहाँ गया? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, रिट के संदर्भ में पूछा हुआ, ये रिट के बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कोई उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो तो परमादेश उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। कोई किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश लागू है। सरकारी कंपनी मतलब थोड़ा सा डाउट आता है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं है? दायरे तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन ठीक है, यूपीएससी ने इसको सही माना तो मानना तो मान लेते हैं। कोई भी लोकप्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड जो पर्सन है को वारंट रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है। कैन की बात हो सकता है, पिटिशनर तो कोई भी हो सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। एक दो और तीन यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे।
19 नंबर क्वेश्चन को अपन अंग्रेजी में देखें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा है। तो कह रहा है कि प्राइवेट और जो पब्लिक हॉस्पिटल है मस्ट अडॉप्ट इट, यानी कि प्राइवेट और जो पब्लिक है हॉस्पिटल है उनको अपनाना ही पड़ेगा, अवश्य ही अपनाना पड़ेगा। स्ट्रीम बना रहा है, ठीक है, गलत है, प्राइवेट के लिए तो जरूरी नहीं है ना। फिर आगे वाला स्टेटमेंट का 1 नंबर को सबसे पहले गलत करोगे तो आप 3 नंबर आपका वैसे ही आ जाएगा। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, यहाँ तक तो सही था कि ठीक है यूनिवर्सल हेल्थ को कवरेज को अचीव करना इसका टारगेट है, ठीक है। बट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड द पार्ट ऑफ इट अल्टीमेट, अमिताभ बच्चन को इसका पार्ट होने की क्या जरूरत है भाई, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको जानबूझ करके ये बनाने के लिए कि आप इसको फोर्सफुली लाइक कि मैं कह रहा हूँ तो इसको सही करो ना, वो वाली फीलिंग के साथ एग्जामिनर सही कराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 2 नंबर भी गलत हो जाएगा आपका। 3 नंबर कह रहा है इट हैज सीमलेसली पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, निर्बाध रूप से पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, तो अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, लागू होनी चाहिए। सीमलेसली वर्ड देख करके आपको नेगेटिव नहीं जाना, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे, और आगे हिंदी में देखो इस वाले क्वेश्चन को, थोड़ा सा बढ़ाइए। लोकसभा का उपाध्यक्ष है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार लोक उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है स्पीकर तय करेगा, बिल्कुल सही बात है, स्पीकर तय करेगा। इसमें एक नहीं, उसको काटो, यहाँ पे एक तीन सही है। 2 नंबर को देखो, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा हमारा सही है और कह रहा है कि भाई सदन की बैठक अध्यक्षता करते समय जो उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की होती है, तो सही है, सही बात भी है। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में ये पद्धति होती है कि भाई प्रस्ताव वगैरह रखा जाएगा, प्रधानमंत्री इसको समर्थित करेगा, ऐसा कोई नहीं, कोई भी सदस्य इसको कर सकता है, ठीक है। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और शासक दल से ही, ठीक है। एक सॉरी सॉरी सॉरी, एक और तीन इसमें सही हो जाएगा। अब आइए आगे, इसमें आगे देखिए तो कह रहा है कि मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव के द्वारा जो उद्भव वाला सोर्स कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्रोत कौन है, धान है। कपास तो कभी ऐसा कुछ करती नहीं है, ना गेहूं करती है, गन्ना कपास में फंस सकते हो, बट कपास सबसे ज्यादा मेथेन उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब आगे आइए 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोई नई टेक्नोलॉजी, नवीन टेक्नोलॉजी की धान गहनता प्रणाली ऐसा कोई सिस्टम है, उसके बारे में बारी बारी से लेदन सूचना किया जाता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कम बीज की आवश्यकता है, मेथेन का उत्पादन कम होगा, पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज है, और मेथे बिजली की खपत कम होगी, पॉजिटिव चीज है। अंग्रेजी में अगर इसको देखोगे तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इन प्रैक्टिस हैज रिजल्ट इन, तो क्या है कि क्या परिणाम होंगे, तो बीज की कम आवश्यकता होगी, मेथेन का उत्पादन भी कम होगा और बिजली कम बचेगी। तो नई भी कोई टेक्नोलॉजी है उसके परिणाम के बारे में पूछा गया, तो आप उसमें क्या करना है कि ऑल ऑफ दी अबोव के साथ ही जाना है हमेशा, ठीक है, बड़ा मान करके, ठीक है, बिग थिंक लाइक है ना, यूनिवर्सल, आप लाइक यूनिवर्सल नहीं, लाइक वाइडली आपको सोचना है उसमें। अब देखो आगे वाला क्या है कि अब 23 और 24 सिमिलर से क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे। पश्चिमी अफ्रीका की कोई निम्नलिखित जिलों में से कौन सी है कि जो सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। अब देखो बैक्टीरिया है, फागुबे, नोगुटा और लेक वोल्टा। अब सीन क्या है कि अब इतना डिटेल में तो पढ़ोगे नहीं, तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। हम जानते हैं कि लेक विक्टोरिया और जो लेक वोल्टा जनरली हम लोगों ने पढ़ी होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये दोनों नदी तो हम बार बार पढ़ते पढ़ते हैं, वो तो वेल नोन है, कॉमन, वेल नोन है, कॉमन नेम है, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जब इस तरह की कोई चीज़ है तो हमें ये सोचना है कि भाई इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट बना के दे रहा है तो obvious सी बात है कि एग्जामिनर उस चीज़ को इजी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने सुना है तो ठीक है, उसे 2 नाम दे दिए, ठीक है। अब आगे वाला, ठीक है, दो दो यहाँ पे झीलें बची, कौन सी, फागुबिन और ओगोटा। अब इन दोनों में आपको क्या करना है कि 50-50 खेलना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है कि भाई इन दोनों में मामला फंस सकता है कि कौन सा करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप दोनों को 50-50 के साथ खेलता, कोई किसी भी एक साथ के साथ, आप किसी भी एक नदी के साथ आप चले जाओ। तो लेक फागोबिन यहाँ पे इसका एकदम आंसर था, ये मरुस्थल में चेंज हो गई है। आगे देखिए कि भारत की जो गंडी कोटा जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित घाटी है, कौन सी नदी से निर्मित हुई। अब सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। हम जानते हैं कि कावेरी नदी और तुंगभद्रा नदी को हम लोग जो है दोनों नदियों को अच्छे से पहले से बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होती, ठीक है। और जो कावेरी नदी है वो तो डेल्टा बनाती है भाई, नदी घाटी क्षेत्र तो नहीं बनाती, और तुंगभद्रा भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। और वेल नोन भी है, कावेरी पढ़ा है, तुंगभद्रा भी बार बार पढ़ा है। तो बच गई कौन सी नदी है, बच गई नदी हमारी कौन सी, मंजीरा और पेनार। अब इन दोनों में कोई एक हमको अपने को अच्छे से चूज करना है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक नदी को अपने को चूज करना है। तो यहाँ पर 50-50 वाली बात है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर था वो कौन सी नदी का था, पेनार नदी का था। तो गंडीकोटा जो कॉलोनी है वो कौन सी, पेनार है, वहां पर ये केरला के अंदर स्थित है, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल ये कि तुंगभद्रा नदी कौन से राज्य में स्थित है, और कावेरी नदी कौन से राज्य में स्थित है, और मंजीरा नदी कौन से राज्य में स्थित है। ओड वाली टेक्निक अपनाओ और आगे क्वेश्चन करो इसको, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नामचा बरवा, ठीक है। आगे क्या वाला क्वेश्चन क्या है कि जो नामचा बरवा जो है ना,
शिखर है वो पर्वत, आगे लिखा हुआ है कि गढ़वाल हिमालय की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि गढ़वाल ये सब कहाँ पे, यूके के अंदर का स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत है, तो एक नंबर तो गलत हो जाएगा आपका। सही से मैंने तो पूछा है, नौकरेक है वो मेघालय के अंतर्गत है। सिक्किम वाले से इसका काम क्या ही होगा, 3 नंबर आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, केवल दो बचेगा, नंदा देवी जो कुमाऊं में है, यूके के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद में देखिए लिवेंट, लिवेंट के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा किस क्षेत्र से तरह संगत है। देखो, अब देखो इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आप फंसो तो आपको कैसे करना है कि देखो, चारों स्टेटमेंट पहले अच्छे से पढ़ने हैं कि पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एक एरिया दे दिया कि यहाँ पर है, ठीक है, बहुत ही पास का सा एक छोटा सा एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना दिया। अब देखो इन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर लिख के दे दिया, अब कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के तट के पास का जो मिस्र से लेकर के मोरक्को तक, यानी इसको बहुत वाइड एरिया दे दिया ना, है ना। एक वाइड, प्रॉपर एक वाइड एरिया बना करके दे दिया यहाँ वाले स्टेटमेंट में। दूसरे वाले में भी फारस की खाड़ी और अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अमेरिका के पास का क्षेत्र है, ये भी बहुत वाइड एरिया दे दिया हमें। और भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, यानी कितना बड़ा कोस्टल एरिया होगा, इतने 20 21 22 जितने भी देश लगते थे वो सारे मतलब कोस्टल एरिया हो गए उसके, मतलब वो सारे कोस्टल एरिया को अगर काउंट करेगा तो गलत नहीं हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। और यूपीएससी का वैसे भी जो मेडिटेरियन सी है वो बहुत फेवरेट है उसका, जनरली सही जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसका एज जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, पूछ रहा है कि अफगानिस्तान के किस के साथ किस सीमाएं लगती है। हम जानते हैं कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों देशों की सीमाएं लगती है। तो 3 4 5 हमको एक साथ देखना है। अगर ये भी नहीं आता, हम जानते हैं कि अजरबैजान बहुत देर है, बहुत दूर है इस देश से, अफगानिस्तान से तो बहुत दूर है। तो अगर आप अजरबैजान को भी गलत कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और 3 4 और 5 साथ होने चाहिए, तो 3 4 5 इसमें है और इसमें है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें है। अजरबैजान हमारा दूर है, तो इस तरह से सही हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जनरली यूपीएससी में सारे स्टेटमेंट कभी सही नहीं जाते हैं। आगे देखिए, आगे वाला, भारत के संदर्भ में बात करना है कि मोनोजोट दुर्लभ मृदाओं का एक स्रोत है, दुर्लभ मृदाओं का एक स्रोत है, ठीक है। मान लेते हैं इसको होगा ही, मोनोजोट में थोरियम होता है, होता होगा, हमें तो नहीं पता, 0.01% भी हुआ तो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मानो। दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, हमने जनरली ऐसी वेल नोन जो हमारे जितने भी मृदा है उनके बारे में नहीं पूछ आज तक मोनोजेट को सुना है। पहली बार एग्जाम में सुन रहे तो ऑब्वियस सी बात, कुछ दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होगा तभी तो मैंने सुना है, इसको पॉजिटिव मानो। ठीक है, तो एक दो जिसमें नहीं है तो उसको काटो। भारत की समस्त, समस्त, ठीक है, समस्त लिखा है यहाँ पे, कह रहा है एंटायर, नेचुरली नेगेटिव कहता हूँ ना हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, और एंटायर पूरा जो इंडियन कोस्टल सैंड एरिया जो है वहां पर प्राकृतिक रूप से मिलता है। नहीं भाई, पूरे में क्यों मिलेगा यार, कहीं भी एक जगह अगर नहीं मिला तो मतलब भारत का कोस्टल एरिया जो गुजरात से होकर के और आगे पश्चिम बंगाल तक जाता है कि सारे में मौजूद मिलता है, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 नंबर गलत हो गया, गलत हो गया, 1 2 और 4 है तो वो सही हो गया। और ठीक है, और क्या कह रहा है कि कोई केवल सरकारी जो निकाय है ना वही इसका मोनोजेट को संसाधित या निर्यात कर सकता है, तो कर सकता है, कैन है। और यहाँ पे भारत सरकार ही तो करेगी क्योंकि दुर्लभ भी है, थोरियम भी है जो एक रेडियो एक्टिव है, तो भी ऐसी बात है यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन यानी 21 जून की बात कर रहा है, कब होता है, तो 21 जून हम जानते हैं कि जो दूसरा जो पखवाड़ा हुआ, जून का जो दूसरा पखवाड़ा हुआ, 15 15 के भाग में दो बांटा है, तो 15 15 में 1 से 15 जून तक हो गया, फिर 16 जून से लेकर के 21 जून तक, तो दूसरा, सॉरी, 16 से 30 जून तक, तो दूसरे पखवाड़े में क्या होगा, ये सबसे बड़ा दिन आता है। अब इसके बाद में देखिए, होकेरा जो है वो है जम्मू कश्मीर में, अदर भूमि। और इसके आगे क्या लिखा, पंजाब, जो कि गलत है। रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा सही है क्या ये वाला, एलाइनमेंट सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा में सही है। तो सस्तामकोता झील जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, सस्तामकोता झील आपकी केरला में। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सॉरी केएल, तो इसमें सारे सही वैसे नहीं होते, मैं हमेशा ही कहता हूँ आप केवल एक या सारे सही नहीं होते। एग्जाम में जनरली दो से दो गलती करता तो केवल दो इसमें सही हो जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, दे दिया ना आप आपको यूपीएससी ने यहाँ पर हिंट, किसके लिए, 2024 के लिए। यूपीएससी ने आपको 2024 के लिए यहीं से तो हिंट दिया था कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, शुरू हो जाऊंगा ऐसे क्वेश्चन पूछना। ऐसा पहले भी एक स्टेटमेंट आ चुका है और फिर से स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। अब देखो, अब आ जाओ आगे, अबे और क्वेश्चन आएंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बताना है, इसमें से इन चारों में से कौन से, तो डिजिटली कौन सा, तो डिजिटली हमें पता है कि डिजिटल डिजी, डिजिटल 3 नंबर तो होगा ही होगा, तो जिसमें 3 नंबर नहीं है उसको काटो। आरोग्य सेतु एक ऐप है, कोविन, ठीक है, ये एक ऐप है, दोनों ऐप है तो डिजिटली तो अवेलेबल होंगे ही, तो जिसमें 1 2 3 है। दीक्षा है वो भारत सरकार का एजुकेशन को लेकर कोविड में इसको चलाया गया था, तो 1 2 3 इसमें 4 सारे हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सारे से ही करने अपने को। फिर ये वेब 3 के बारे में पूछ रहा है, वेब 3 फिर साइंस एप्लीकेशन का क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड में सारे से ही करने हैं। देख लो एक बार, वेब 3 टेक्नोलॉजी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
ब्लॉकचेन बेस्ड, तो ब्लॉकचेन वेब 3 वर्तमान की बात कर रहा है, ब्लॉकचेन आजकल चर्चा में है ही, तो वैसे सही हो जाएगा, ये भी सही है। वेब 3 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 2 और 3 यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप आगे आइए। ठीक है, अगर आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सास, SaaS, एक होता है पास, PEAS। तो पास आपका होमवर्क है, सास के बारे में मैं आज को बताता हूँ। ये सास वो वाली सास नहीं है, वो वाली आएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरी वाली सास है। ठीक है, अब देखिए, सास बायर जो होते हैं वो कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो सॉफ्टवेयर से, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर से इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, सॉफ्टवेयर की बात है, वर्ल्ड वाइड से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो सारे सही होंगे, ये भी हमें दिमाग में रखना है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू, ये सब सास के एग्जांपल है, तो ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। अब आगे वाला देखिए, आगे वाला क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन इंडिया। ठीक है, इसको अपन देखते हैं किसमें, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक अति ध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन किया, जो पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए, कोई पृथ्वी की तरफ एस्टेरॉयड आ रहा है तो उसको फोड़ने तोड़ने के लिए हमने कोई मिसाइल भेज दी। तो एक टेक्नोलॉजी होती है डार्ट, तो डार्ट इस टेक्नोलॉजी में काम करती है कि कोई भी अगर इस तरह का कोई भी उल्कापिंड वगैरह अगर आ रहा है तो उसको रोकथाम के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। पानी पी लेता हूँ बस। ठीक है, अब आगे देखिए कि कोई अंतरिक्षयान अनिकक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है, बमबारी प्रणाली का इससे क्या ही संबंध है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परित किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर अपनी कक्षा को त्याग ऊपर कक्षा को त्यागता है। ठीक है, कोई टारगेट है तो अभी इसी बात, वहां पे बम्बार्डमेंट की बात हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे सही। आगे वाला क्या, कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसके ऊपर से चाल से चलते उसके पृष्ठ पर एक परिचित्र स्थापित करता है, ये भी इसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जो बी है वो, सॉरी सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आइए आगे, क्यूबिट है, क्यूबिट क्वांटम संगणन या जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, इसको अंग्रेजी में देखो। ठीक है, तो क्यूबिट और क्वांटम दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो क्वांटम, क्यूबिट, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेंटाबाइट, पेराबाइट, पेटाबाइट, जो कुछ भी है उससे संबंधित ये वाला आंसर चला जाएगा। अब देखो आगे पूछा है कि इन कुछ 3 चीज नाम दिए गए, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस, शॉर्ट रेंज की डिवाइस यानी कम दूरी की डिवाइसेज टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो क्लोज सर्किट एरिया यानी सीसीटीवी जैसे होगा तो कम दूरी तक ये होता है, वो काम करता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, शॉर्ट रेंज पे काम करेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी शॉर्ट रेंज पे काम करती है। अब वायरलेस आपको बना दिया, पागल बनाने के लिए दिया कि वायरलेस है तो तार विहीन हो गया तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी, ये वो नहीं भाई, वाईफाई की बात कर रहा है, कम दूरी तक वाईफाई काम नहीं करता। बस वही तो चीज है इसमें, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सारे सीख करके आओ, सिंपल। आगे कह रहा है कि बायोफिल्म जो वो कैन फॉर्म बना सकती है और मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज, ठीक है, बना सकती है, कैन की बात हो रही है। बायोफिल्म फिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेज, ठीक है, बन सकती है, फूड पे और फूड प्रोसेसिंग सर्फेस पे बन सकती है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सारे इसी चले जाएंगे, कैन की बात हो रही है भाई, तो ज्यादा सोचो मत, सारे सबके साथ चले जाओ। क्या क्या कह रहा है कि जो बायो परत जो है ना वो मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय यंत्रों पर बन सकती है, ठीक है, खाद्य पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण संस्थाओं पर बन सकती है, ठीक है, और एंटीबायोटिक जो प्रति जैविक जो प्रतिरोध है वो दर्शा सकते हैं, ठीक है, दर्शा सकते हैं, ठीक है, सारे सी हो जाएंगे इसमें। इसके बाद में आगे देखिए कि जो प्रोबायोटिक है उसके बारे में कह रहा है तो ये जीवाणु और यीस्ट दोनों से बने होते हैं, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, बना ही होता है, कोई भी ये कहीं भी बना हुआ होगा तो भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए दूसरे स्टेटमेंट की, तो कह रहा है कि प्रतिजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नाल में नहीं होते। क्यों भाई, प्राकृतिक रूप से आहार नाल में क्यों नहीं मिल सकते, कोई भी अगर एक भी जीवाणु मिल गया तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत करोगे, एक आपका सही हो जाएगा। और जो परजैविक दूध से के पाचन में सहायक होता है, तो जो आपके प्रोबायोटिक होते हैं वो दूध के पाचन में ही तो हेल्प करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो कोविड 19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में कुछ वैक्सीन बनी थी, उस पर क्वेश्चन आया है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है कि भारतीय सीरम संस्थान यानी इन्होंने क्या क्या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, तो याद देखते हैं पुत्र दिमाग में आना चाहिए कि यार जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन देखूंगा मैं गलत करूंगा। ने mRNA
प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण किया था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक तो एवारा ने प्लेटफॉर्म एक फैक्ट दे दिया, दूसरा फैक्ट उन्होंने क्या किया है, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो फैक्ट यहाँ पे दे दिए, और ये वाला यहाँ पे गलत भी है। ठीक है, वेक्टर बेस्ड थी, ये कौन सी थी, वेक्टर बेस्ड थी, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जैसे आप एक नंबर को गलत करोगे, दो और तीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है। ठीक है, सही बात है। और कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये पैथोजन बेस्ड है, पैथोजन बेस्ड है इसको अंग्रेजी में देखो। ये जो स्पुतनिक है वो वेक्टर बेस्ड है, और कोवैक्सीन है वो क्या है, पैथोजन बेस्ड है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। जो कोविड-19 है वो भी वेक्टर बेस्ड है। सॉरी, कोविशील्ड जो है mRNA का इसमें यूज है, तो ये वाला गलत है। यहाँ पे दो और तीन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन, वो भाई साहब ये तो कुछ बड़ कह रहा है कि पृथ्वी यदि कोई मुख्य सौर तूफान जो सूरज पे आते रहते हैं, तो उसका मतलब पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सूरज यहाँ पे, पृथ्वी यहाँ पे है, तो सौर तूफान आया, वो कोई लहरें उठे, वो लहरें आगे आई। ठीक है। ठीक है, वेव अगर जो जो वेव है, जो सोलर वेव जो आगे आ रही है, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो जीपीएस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जीपीएस हमें मिलता है किसी सैटेलाइट, मान लो कोई सैटेलाइट है, तो वो इससे बाधित हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला सीन सही है। सुनामी आ सकती है, सुनामी आती है सुनामी किससे आती है, सुनामी आती है आपके गुरुत्वाकर्षण बल से। किसके, मून के, या फिर भूकंप से, या फिर जो ज्वार भाटा वगैरह सब आते हैं, तो अर्थ का कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ, लाइक अर्थ की वजह से, लाइक क्या होता है कि ज्वालामुखी जो है वो सॉरी जो सुनामी है वो आ सकती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मैग्नेट वाला सिस्टम है, तो सारा ठीक है, हाँ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से जहाँ पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है, कह रहा है कि पृथ्वी में अलग अलग जगह पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी हो सकती है। पृथ्वी पर आग लग सकती है अलग अलग जगह पर, ये वाला क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, इतना इतना भी फैक्ट नहीं डालती है। ठीक है, तो दो और पांच यहाँ पे गलत है, जिसमें दो गलत नहीं है ना, उसको काटो सबसे पहले। तो दो काटोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। कि दो नंबर का हमारा स्टेटमेंट क्या था, कि सुनामी आ सकती है, सुनामी नहीं आती भाई सोलर से, जो सॉरी जो सौर जो तूफान होगा उसकी वजह से। तो इसमें एक तीन चार छह और सात आपके सही हो जाएगा। कि उपग्रह उनकी कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जिसमें छह नहीं है सबसे पहले उसको काटो, जैसे छह इसमें नहीं तो इसको काट करके भी कर सकते हो। और फिर आगे क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्रों की उड़ने वाले वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। कैन की बात करें तो ठीक हो सकता है। अब देखो आगे वाला। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप फंस सकते हो इसमें, बट आपको फंसना नहीं है। फंसना क्यों नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ हो, अभी क्लास ले रहे हो, आप अरिजीत के साथ क्लास ले रहे हो। और अरिजीत की ये बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत ना होने दे। क्योंकि इसीलिए तो हम ये क्लास ले रहे हैं, इसीलिए तो आप यहाँ पे अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों से उत्सर्जन उपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है, ये एक तरह का डेटाबेस है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा। कौन से अनुसंधान संगठन, किसी देश के, अमेरिका के हैं, ईयू के हैं, भारत के हैं, नहीं पता, बस अनुसंधान संगठन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा हो गई, इसका मतलब इसके सही होने के चांसेस ज्यादा हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ आगे वाला जो है ये है आईपीसीसी, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देकर के बोल दिया कि इसकी कोई विंग है। फिर आगे है आपका यूएनएफसीसी। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला कौन सा, यहाँ पे तो दो ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, एक तो यूएनईपी दे दिया आपको, और दूसरा आपको वर्ल्ड बैंक दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तो ऑर्गेनाइजेशन दे दिया पर्टिकुलर स्पेसिफिक, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, पागल बनाने के लिए। और पहले में बोल दिया कि अनेक ऐसे औद्योगिक संगठन है, अनुसंधान संगठन है, उनके गठबंधन द्वारा निर्मित में डेटाबेस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करता है, डेटाबेस को तैयार करता है। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ट्रैकर लिखा हुआ है, ट्रैकर क्या करता है, किसी चीज को ट्रैक करता है। उन इन चारों स्टेटमेंट में देखो, एक डेटा ही तो एक मात्र ऐसी चीज है ना जिसको ट्रैक किया जा सकता है, इसको ट्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 41 नंबर वो सही हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में देखिए कि द क्लाइमेट एक कोई ऐसा ग्रुप है, गैर लाभकारी संगठन है, जो बड़े बड़े नेटवर्क बना करके जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, पॉजिटिव मानकर इसको होल्ड कर लो। इसके बाद में कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल ऐसे ऐसे प्रारंभ की है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। ठीक है, तो जहां भी फैक्ट दिखे आपको उसको गलत करना है, आप दो नंबर को गलत करो। इसके बाद में क्या कह रहा है कि ईपी 100 जो ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए तथा और सदन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। तो ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेम आंसर, इसको भी सही कर दो।
ठीक है। कुछ कंपनियां तो कुछ EP100, मान लो कि EP100 के आगे 100 जो लिखा है वो कुछ कंपनियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ लिखा है तो कुछ तो कंपनियां हो ही सकती है, तो इसको भी सही मान लो। तो जहाँ पे 4 नंबर सही है, तो जिसमें 4 नहीं है सबसे पहले तो उसको काटो, इसको काटो। और 3 नंबर, 2 नंबर हमने गलत कर दिया, 2 नंबर को भी गलत करो, तो इस तरह से इसमें 1 3 और 4 हमारा आंसर आ रहा है। पांचवा क्या कह रहा है कि अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय राष्ट्रीय, वो जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है वो अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी से इसका संबंध नहीं है। अंडर 2 कोएलिशन का, अंडर 2 कोएलिशन जो है उसका संबंध है, 1 मिनट, मैसेज कॉल आ रहा है मुझे। उसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस इफेक्ट